हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। पुराने पेपर को सॉल्व करने की सीरीज़ में आज मैं पेपर लेके आई हूँ सब इंस्पेक्टर का। इसके अंदर साइंस, मैथमेटिक्स और जीके वगैरह के क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हम आज सॉल्व करेंगे केवल और केवल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स के पेपर का भी सोल्यूशन बताऊँ तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और साइंस के तो हमें करना ही है, तो हम क्वेश्चन करते हैं साइंस के सॉल्व करना। आप इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे खुशी होगी। आप भी कोई काम करें, ज़्यादा लोग देखें, अप्रिशिएट करें तो अच्छा लगता है। ओके फाइन। पहाड़ पे चढ़ता हुआ व्यक्ति, एक और चीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता रहेगा कि हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करने की, राइट। क्योंकि पता चले मैं तैयारी कुछ और करवा रही हूँ, कुछ और पढ़ा रही हूँ और आप किसी चीज़ की और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स क्या देखते हैं, किसकी तैयारी करते हैं, मैं उसका थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूंगी। ठीक है, सो आज के पेपर की सबसे अच्छी बात आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि इस पेपर को देखने से आपको एक चीज़ पता चलेगी, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पता चलेगी कि अगर आपने साइंस के थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कर लिए ना, न्यूमेरिकल जैसे सेक्शन वाला छोड़ दिया, तो भी आप साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल साइंस पूछी गई है, जनरल साइंस में होता है कि सामान्य सी बातें जो हमारे आसपास हो रही होती है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बस आपको इतना जानना है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिसमें याद हो जाएंगे। आई होप कि आप ये आंसर्स लिख रहे होंगे, तो लिखते रहिएगा। ओके, अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहाड़ पे चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे 1 सेकेंड का टाइम लूंगी आपका। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थकान के कारण और धार्मिक मान्यताओं के कारण। तो भाई विज्ञान का पेपर है, वहाँ पे ना थकान मैटर करती है और ना ही धार्मिक मान्यताएं मैटर करती हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देख के हमें पता चल रहा है कि थकान या धार्मिक मान्यताएं, तो ऐसा कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे जब हम इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, तो मैं फिर से कहती हूँ कि आप उन्हीं क्वेश्चन पर रिस्क लिया करें जिन क्वेश्चन को जिनके 50% आपने कट कर दिए कि हाँ मेरे को ये पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, अब बचे 2 आंसर, तो मैं अब इस पे अपनी रिस्क ले सकती हूँ। ठीक है, ओके, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ ये क्यों झुकेगा। देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाई है इस तरीके से, मैं इसको जूम कर देती हूँ। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करते हैं एक व्यक्ति, ये अर्थ है, ये अर्थ है, बिल्कुल सीधा कर दिया फ्लैट, और ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये सीधा है। अब ये पहाड़ जैसे टेढ़ा होगा तो ये व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। अब ये व्यक्ति हमें टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन पहाड़ की तुलना में, पहाड़ की सतह की तुलना में सीधा है। देखिए ना, ये ऐसे था, अब मैंने इसको हल्के से ऐसे बैंड कर दिया तो हल्का सा झुक गया है। यानी ये दूसरी कंडीशन, जब ये व्यक्ति हल्का सा झुक जाता है तो ये व्यक्ति का जो सारा का सारा वजन है ना, जो कि यहाँ केंद्रित माना जाता है, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना उसकी किधर की तरफ आ जाती है, देखिए आप नीचे करके देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा पीछे की तरफ बल लगाती है, उसे पीछे की ओर पुश करती है। अब ऐसा होने से क्या होगा, ये पीछे की तरफ धक्का फील करेगा, धक्का फील करेगा तो ये पीछे की तरफ गिर जाएगा। जबकि अगर ये व्यक्ति थोड़ा झुका हुआ है, अब आप कहेंगे कि नहीं मैम ये तो सीधा खड़ा हुआ है। नहीं जी, ये सीधा नहीं खड़ा हुआ। आप देखिएगा, ये व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ये देखिए सीधा है। मैंने इस व्यक्ति को हल्का सा झुका दिया, झुका दिया। अब आप पहाड़ को सीधा करें ऐसे करके, तो देखिए ये व्यक्ति सीधा दिख रहा है ना, लेकिन ये झुका हुआ है। तो इस तरीके से आप इमेजिन करें, इस इमेज को हल्का सा रोटेट करके देखें कि ये व्यक्ति झुका हुआ है, राइट। अब ये व्यक्ति अगर झुका हुआ है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये वो बिल्कुल नीचे आ रहा है। ऐसे में जब ये नीचे आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीधा है, तो ये व्यक्ति को होल्ड करके रखता है, यानी व्यक्ति अब गिर नहीं सकता। तो सीधी सीधी सी बात है, उसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा करता है, वेग बढ़ाने के लिए नहीं करता है, उसका स्थायित्व, ताकि वो गिर ना जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर में ग्लूकोज को कैसे स्टोर किया जाता है। मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी बात है। तो होता क्या है कि हमने भोजन किया, वो किसके फॉर्म में किया, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में भोजन किया, कार्बोहाइड्रेट की। अब हमने इसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब मुझे ये ग्लूकोज अभी के अभी सारा खत्म नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी आई,
1 तारीख को, ठीक है। 1 तारीख को जब ये सैलरी आती है तो क्या मैं उसी दिन अपनी सैलरी सारी खत्म कर दूंगी? अगर ऐसा होगा तो बाकी के 29 डेज हम क्या करेंगे? ये मैंने आपको 2 वीडियोस पहले भी समझाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज थोड़ा सा सेव करके रख देंगे। जैसे हमने क्या किया, बाकी 29 दिन हमें अपनी सैलरी को काम में लेना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सैलरी रोज काम में लेते हैं, बाकी सैलरी को बैंक में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, ताकि जब जब जरूरत पड़े निकालते रहेंगे, काम में लेते रहेंगे। तो सिमिलरली हमारी बॉडी भी क्या करती है कि हमने खाना खाया, खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट अंदर लिया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और उस ग्लूकोज को हम स्टोर करके रख देते हैं। अब जैसे जैसे हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती जाती है, हम इस ग्लूकोज को काम में लेते जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने सुबह खाना खाया और रात तक कुछ भी नहीं खाया, या सपोज करो मेरा फास्ट था तो मैंने अगले दिन तक कुछ नहीं खाया, तो इन 24 घंटों के लिए मेरी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना। अगर 10 घंटे कुछ नहीं खाया तो 10 घंटे के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हमने क्या कर लिया, स्टोर कर दिया है। तो ये स्टोर कैसे होगा? तो ये स्टोर होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के रूप में हम इसको स्टोर करके रख लेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, हमने ग्लूकोज को किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। अब ये ग्लाइकोजन में बदल गया, हम इसको स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इसको हम वापस किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन और आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, यानी बैंक में सेव करने के लिए, तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा मेरी? तो वो हेल्प करेगा इंसुलिन। कौन हेल्प करेगा जी? इंसुलिन हेल्प कर देगा। इंसुलिन इसकी मदद करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए। इंसुलिन जब कमी हो जाती है तो हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता और बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को कहा जाता है डायबिटीज, ठीक है। अब मैंने कहा कि ग्लाइकोजन में बदल गया, तो जब इंसुलिन हेल्प कर रहा था ग्लाइकोजन में बदलने में, तो फिर ग्लाइकोजन भी वापस जब ग्लूकोज में बदलेगा तो कोई तो मदद करेगा। इसको कहा जाता है ग्लूकेगोन। इसको कहा जाता है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन हेल्प करेगा ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में बदलने के लिए। और ये दोनों जो मैंने लिखे हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन, ये दोनों होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। और ये हार्मोन रिलीज होते हैं इनको पैंक्रेटिक जूस कहते हैं, यानी ये पैंक्रियाज, अग्नाशय, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय से ये जूसेस बाहर निकलते हैं। कौन से जूसेस? जूसेस मतलब ये हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज में, ग्लूकोज बदल गया किस में? ग्लाइकोजन में। हमारे पास 2 हार्मोन होंगे, वन इज इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में हेल्प करेगा, और एक होगा ग्लूकेगॉन जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की कोशिश करेगा। इंसुलिन डायबिटीज इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। और ग्लूकेगोन जो होता है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पैंक्रियास से प्राप्त होते हैं, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो ये सारी कहानी हमने यहाँ पे सीख ली है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप बता सकते हो। और एक और चीज बता देती हूँ कि ये ग्लाइकोजन स्टोर होगा कहाँ, इसका बैंक कहाँ पे है? तो ये लिवर के अंदर यकृत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यकृत के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यकृत के अंदर स्टोर हो जाएगा। वापस चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। ओके, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? कठोरतम भाग आप बताइए कौन सा होता है? कैरेटीन होता है, ठीक है। कैरेटीन नहीं होता, सॉरी, दांतों का इनेमल होता है। दांतों का इनेमल जो होता है वो दांतों का सबसे कठोरतम भाग होता है। आशा, थोड़ी आवाज कम कर ले, मैं वीडियो बना रही थी। या 1 मिनट गेट लगा जा। सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? दांतों का इनेमल होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या होता है? देखिए मैं बताती हूँ। जब भी हम प्रोटीन खाते हैं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। लेकिन जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। हड्डियां आपको पता ही है ना। थारपारकर पशु किस पशु की नस्ल है ना? ये गाय की होती है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल यानी कि जड़ नहीं होती है? अब जड़ नहीं होगी तो क्या होगा? तना होगा जी।
तो तना कौन कौन होता है? आलू तना होता है, बाकी ये तीनों क्या होती हैं? ये जड़ होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हल्का सा बस कंफ्यूजन है, ये चीज़ आपको रटनी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ना 3-4 नाम याद कर लीजिए, जैसे आलू हो गया, अ से आलू हो गया, अ से अदरक हो गया, ठीक है, अ से अरबी हो गई, अरबी की सब्जी आती है ना, छोटे छोटे आलू जैसे होते हैं, और इसके अलावा प्याज होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो आते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं? ये तने के अंदर आते हैं। बाकी ये जो गाजर, मूली, शलजम वगैरह ये सब जो चीज़ें आती हैं वो जड़ के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये आप रट लीजिएगा एज इट इज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वैसे इन्होंने साइंस में दे दिया है तो कोई बात नहीं, हम साइंस में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर होगा हमारे पास बिट। बिट क्या होता है? या तो जो 0 होता है या 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है निबल। निबल क्या होता है? जब 4 बिट आपस में मिल जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 0010, ये 4 बिट मैंने एक साथ लिख दी, तो इसको हम कहते हैं निबल। और जब 8 बिट्स है ना, 8 बिट, जैसे लिख दिया 00011010, ठीक है। तो हमने 4 बिट और 4 बिट 8 बिट लिख दी ना, इसको कहा जाता है बाइट, बाइट लिख दिया। और जब 1024 बाइट एक साथ मिलते हैं तो बनता है किलोबाइट, और जब 1024 किलोबाइट्स मिलते हैं तो बनता है मेगाबाइट्स, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में घुलनशील का मतलब ये होता है कि जो भी विटामिन होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो बसा में घुलनशील होते हैं या फिर पानी में घुलनशील होते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि जो विटामिन हैं वो विटामिन में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। या तो ये पूछा जाता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पूछा जाता है कि इस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, पॉइंट नंबर 2, है ना। पॉइंट नंबर 3, पानी में घुलनशील कौन सा है, बसा में घुलनशील कौन सा है, पॉइंट नंबर 3। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, देखो मैंने कहा ना घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे विटामिन का क्वेश्चन, और मान के चलिए मानव स्वास्थ्य या भोजन रिलेटेड कोई भी चैप्टर होगा ना तो उसमें से विटामिन ही पूछा जाएगा। प्रोटीन तो बहुत रेयर कभी पूछ लिया तो बात अलग है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है विटामिन B1, ठीक है, और विटामिन सी। ये दो जो विटामिन होते हैं ना वो पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन A, D, E ये तीनों जो होते हैं ये मैं रेड कलर में बना देती हूँ, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन A, ये और विटामिन K भी, विटामिन के बी, ये जो 4 होते हैं ना वो बसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, पानी में नहीं घुलते हैं। और ये वाले जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रही थी, मैं ये बता रही थी कि एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने पूछा था पानी में घुलनशील विटामिन हैं, पर उन्होंने विटामिन A, B, C, D, E, K कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको याद था विटामिन बी और सी तो होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया था, एक तो दिया था थियामिन, एक तो दिया था थियामिन और एक दिया था एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब अगर आपको पता है कि विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है, B1 के अलावा कुछ भी आ जाए ना, B2, B3, तब भी आप यही टिक करके आइएगा, ठीक है। तो थियामिन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये दोनों नाम दे दिए थे। तो अगर आपको पता है कि B1 का नाम थियामिन है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो आप अपने आप टिक कर दोगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, बाकी जनरली यही सब पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन की लिस्ट मैं आपको दे देती हूँ। मैंने उस दिन भी बोला था कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए, तो मैं उसकी लिस्ट आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये है विटामिन की लिस्ट। जैसे विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 थियामिन होती है जो हमने अभी देखा। विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इज नियासिन, विटामिन B6 इज पैरोडेक्सिन, B9 इज फॉलिक एसिड, B12 इज कोबालेमिन, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, आप पूरा डी एक साथ ही लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, क्योंकि इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो अम्लीय वर्षा करती हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ अम्लीय वर्षा का। सपोज करते हैं यहाँ बादल हैं, ठीक है, ये बादल हैं, यहाँ से पानी गिरेगा, ठीक है, पेंटिंग डेंटिंग पे मत जाइएगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी है ना, हमने नाइट्रस ऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। ये तीनों गैसेस क्या होती हैं, पानी में घुलनशील होती हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, पानी में घुल जाएंगे। तो जब ये पानी के अंदर घुल जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2O, H2O है और ये तीनों गैसेस इसके अंदर घुल गई। तो हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगी तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। जब नाइट्रस ऑक्साइड अंदर मतलब पानी के अंदर घुलनशील हो जाएगी तो बनेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के अंदर घुलेगी तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये सब बन गया एसिड, और जब ये नीचे आएगा, अर्थ पे आएगा, तो अर्थ पे आने पे ये एसिड नीचे आ जाएगा और ये एसिड क्या करेगा, कोरोसिव होता है, संक्षारणीय होता है, चीजों को नष्ट कर देगा, जंग लग जाएगी। आपके व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स है, लोहा लंकड़ जो भी पड़ा होगा उन सब में जंग लग जाएगी, ठीक है। या फिर आपका जो ताजमहल है उसकी मार्बल खराब हो जाएगी। एनिमल्स जो होते हैं जो पानी में भीग जाते हैं, जो प्रथम फर्स्ट रेन होती है, फर्स्ट बारिश होती है, वहां पे अक्सर इसका नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार वो घुल के नीचे आ जाती हैं एक दो बारिश के बाद, फिर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो कम नुकसान करती है, पर पहली दूसरी बारिश में ये ज्यादा नुकसान करती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें ये पूछा गया था कि ये जो एसिड रेन होती है ना उसकी पीएच कितनी होती है, तो 5.6 से कम होती है। इसकी जो पीएच होती है वो 5.6 से कम होती है। जब भी बारिश, जो देखिए नॉर्मली जो वाटर होता है ना उसकी पीएच कितनी होती है, 7। अब ये एसिड में बदल गया, यानी इसकी पीएच कम होते होते कहां पे आ गई, 5.6। जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, एसिड रेन। तो उसे क्या कहते हैं हम, एसिड रेन, ओके। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, कोशिश करती हूँ कितना आता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र राजस्थान का पूछा गया है। आप किस स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, मुझे मैसेज तो कीजिएगा जरा। तो मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए राजस्थान का पेपर है मेरे पास में। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके स्टेट का कोई ऐसा पेपर जो साइंस से रिलेटेड है मैं सॉल्व करवाऊँ, तो आप मुझे वो टेलीग्राम पे है शिक्षा विद शालिनी 01 लगा दीजिएगा, तो वहां पे आप मुझे टेलीग्राम पे उसको भेज दीजिए, या मेरा नंबर है 8000398018। यहाँ पे वो पेपर मैसेज कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन करवा दूंगी, ठीक है। या फिर आप जस्ट नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं गूगल से डाउनलोड कर लूंगी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ पे है, तो भाई ये बीकानेर टोंक में है। जोरबीर बीकानेर में कोई रिसर्च सेंटर है जोरबीर में। तबीची में मसाला सेंटर है और दुर्गापुरा में कृषि अनुसंधान केंद्र है। तो ये आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जैसे सिंपली रट्टा प्रश्न है, तो दैट इज द नारियो तानीगुची। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को, अब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब हम 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर्स साइज पे काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई एटम होता है या कोई पदार्थ है, अगर हम उसमें साइज जो होता है वो साइज कितना कर दें, एटम्स वगैरह मॉलिक्यूल्स का साइज कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनो, ये भी पूछा गया है 100 नैनोमीटर, तब हम उसे नैनो स्केल में कहते हैं, तब उस पे जब काम करते हैं तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला ही है। इन्होंने ये कहा है CSIR जो है हमारा, CSIR क्या है जरा कमेंट में बताओ तो मुझे, ठीक है। CSIR जो इंस्टीट्यूट है, CSIR, ठीक है। CSIR क्या है, एक तरीके का रिसर्च सेंटर है, एक लैब है जहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, वैज्ञानिक रिसर्च होती हैं, वो सब वहाँ पे काम कर रही होती हैं। अब जब हम उसकी रिसर्च करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए हमने बहुत सारी लैब बनाई हुई हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में।
अब मैंने ये कहा कि CSIR ने क्या किया, बहुत सारी लैब बना दी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, कुछ MP में है, कुछ यूपी में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ हैदराबाद में है, वो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए इस तरीके से देखा जा सकता है कि भाई राजस्थान में कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में हमारे यहाँ पे पिलानी में इसका लैब बनी हुई है, और पिलानी में जो लैब है ना वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनका अनुसंधान करती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की इसकी जो CSIR है ना, CSIR की जो भी लैब आपके स्टेट में बिलोंग करती हैं, जैसे सपोज मैं MP से बिलोंग करूं तो MP में कौन कौन सी लैब होंगी वो मुझे सारी एक साथ नोट डाउन कर लेनी है। 2 या 3 से ज्यादा नाम नहीं हो सकते, क्योंकि राजस्थान में तो एक ही नाम है, दैट इज द पिलानी। ठीक है, तो हमें पिलानी का इसलिए याद रखना है। कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि पिलानी में कौन सा डाला हुआ है, तो भाई वहां पे सीरी, ये CEERI सीरी, ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकी एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि निहायत ही आसान है, बहुत 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 बार पूछ लिया गया है। फाइन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के मात्रक तो क्या होता है, ओम होता है जी। कूलॉम किसका है, चलिए बताइए। चार्ज का है। वोल्ट किसका है, हाँ जी वोल्टेज का है। एम्पियर किसका है जी, बिल्कुल सही, करंट का है। ओके, तो ये सारे आप मात्रक याद रख लीजिएगा। एक यहाँ पे ओम का नियम पूछ लें तो V = IR याद रख लीजिएगा। पावर का फॉर्मूला पूछ लें तो I × V याद रख लीजिएगा। करंट का फॉर्मूला पूछ लें तो आवेश बटे टाइम याद रख लीजिएगा। 2-3 छोटे छोटे छोटे, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बड़ा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि कौन सा रसायन है जो एलर्जी के टाइम पे मुक्त होता है, तो एलर्जी में हिस्टामिन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बाकी के बारे में बता देती हूँ। देखो हेप्टेन क्या होता है, हेप्टेन तो 6 कार्बन का वो होता है, 6 दूनी 12 2 14, इसे हेप्टेन कहते हैं, मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है रक्त में, एक ऐसा रसायन होता है जो रक्त को जमने से रोकता है ना, जमने से रोकता है। अब आप कहोगे कि मैम अगर ब्लड बाहर निकला तो वो तो जमना चाहिए ना, अगर ये रोकेगा तो कैसे काम चलेगा। तो जी हाँ, जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसका थक्का बन जाता है, लेकिन सोचिए कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर ब्लड उसी के अंदर जम गया तो उसे जमने से रोकने के लिए, यानी ये क्या करता है, ब्लड को पतला करता है, एक तरीके से ये जमने से रोक देता है। ओके, जब हिपेरिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो अगर हमें कट भी लग जाए तो वहां पे भी थक्का नहीं जमता है, वो ब्लड क्योंकि जमता ही नहीं ना, रोक देता है वो। और H2SO4 क्या होता है, ये तो सिंपली एक एसिड होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एसिड रेन जब होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। ओके, हमने ना शायद उसका आंसर देखा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन हो नहीं सकती, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो नहीं सकती। इसके बाद बचती है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो हमारा सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया होता तो वो भी होता। ठीक है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है वो वैसे आप उसको थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स से भी कंसीडर कर सकते हैं, तो इन्होंने साइंस और मैथ्स को मिला के क्वेश्चन बना दिया। ये तो मैथ्स का ही है। इलाके में कथन कारण वाले हैं, बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग हैं जो राहत शिविर में चले गए हैं, किसके लिए, भोजन पानी और आश्रय देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में हमें बताना है मतलब अवधारणा क्या क्या है। आप मतलब सपोज कहीं पे बाढ़ आई हुई है तो लोग कहाँ चले गए, शिविर में चले गए, कैंप्स में चले गए भोजन पानी और आश्रय के लिए। तो इसमें यह मेंशन किया गया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन पानी उपलब्ध करवाने के लिए राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। तो अब लोग वहां जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं कि भाई वहां पे, वरना एक बात बताइए, अगर वहां कुछ भी नहीं होता, किसी भी कैंप में कुछ भी नहीं होगा तो लोग इकट्ठे होंगे ही क्यों। और साफ साफ लिखा गया है किसके लिए, भोजन पानी और आश्रय के लिए। मतलब मैंने मेरा दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल स्टेटमेंट में जो जो गिवन है। इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूजन इसीलिए होती है,
जो जो मेंशन किया गया है ना, अगर ये सिर्फ ये लिख देते कि बाढ़ से प्रभावित लोग चले गए, तो हमें नहीं पता वो क्यों गए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भोजन पानी और आश्रय के लिए गए हैं, तो जरूर से जरूर वहां पे ये सुविधाएं होंगी, तो ये वाला आंसर तो सही है। दूसरा पूछा है कि राहत शिविर हैं, तो यहाँ पर शिविर शब्द इस्तेमाल किया गया है, राहत शिविर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये अस्थायी आश्रय ही होगी, परमानेंट तो इनको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, इसके बाद ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो राहत शिविर में नहीं पहुंच सकते, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसमें लिखा है कि लोग इकट्ठे हो गए, पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं या कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं ये मैं नहीं कह सकती, इसलिए इसका आंसर ये गलत होगा। तो इसका मुझे लगता है कि आंसर ये होना चाहिए कि केवल 1 और 2 अंतर्निहित हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अगले वाला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा इन्होंने साइंस से ही ले लिया है। पत्तियों का रंग हरा है, ये इन्होंने दे दिया, और उसका पत्तियों का रंग हरा ये इन्होंने खुद ने बताया है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है कि क्लोरोफिल पत्तों में एक मौजूद एक हरा वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है। मुझे बताइए कि कोई भी पत्ती का हरा रंग किसी और कारण से हो सकता है क्या? नहीं ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से। तो डेफिनेटली ए तो सही है भाई, पत्तियों का रंग हरा ही होता है, और हरा रंग किस लिए होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो दोनों बातें सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुकुशिमा दाइची जापान में है, न्यूक्लियर त्रासदी हुई थी, तो वहां पे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स मिले थे? मैं इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, अब तक ना 3 त्रासदियां यहाँ पे वर्ल्ड में देखी गई हैं जनरली। चौथी अभी यूक्रेन वॉर के समय ऐसा कहा जा रहा था कि वहां से कुछ रेडिएंट्स निकले थे, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ निकले थे, बट ऐसा अभी तक ऐसा कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं मेंशन है। बाकी मैं आपको 3 बता देती हूँ। एक तो था 3 मिड आइलैंड, ठीक है, 3 मिड आइलैंड था एक, और एक था चेरनोबिल, और तीसरा था ये फुकुशिमा। अब मैं इनके बारे में बताती हूँ कि जो 3 मिड आइलैंड है ना, वो पेनिसिल्वानिया में था, यूएसए में, और वहां पे ये ब्लास्ट हुआ था, और ये ब्लास्ट हुआ था 79 में, ये ब्लास्ट हुआ था 79 में, मार्च के महीने में, यानी कि मार्च 79 में ये ब्लास्ट हुआ था। डेट रहेगी आपकी 28। जो चेरनोबिल था ना, सॉरी मार्च में नहीं था, वो कब था? अप्रैल में था, अप्रैल में 26 अप्रैल को, और ये था 11 मार्च 11 में। तो ये 3 घटनाएं, और तीनों की डेट आपको याद रखनी है। 3 मिड आइलैंड वाला हुआ था 28 मार्च 79 में, चेरनोबिल हुआ था 26 अप्रैल, 2 दिन मतलब 2 दिन का डेट में अंतर है, महीने अगले महीने अप्रैल में 86 में, और ये वापस हुआ था 11 मार्च 11 में, यानी मार्च अप्रैल के महीनों में सारी घटनाएं हुई हैं। अच्छा, अब दूसरी बात हमको ये याद रखनी है कि ये जो न्यूक्लियर त्रासदी हुई है, पहली बात तो ये कहाँ पे है? ये तो आपका मैंने बताया पेनिसिल्वानिया यूएसए में है, और चेरनोबिल कहाँ पे है? ये यूक्रेन के पास, जो बेलारूस और यूक्रेन के बीच में एक आइलैंड जैसा है, वहां पे थी, और फुकुशिमा आपको बताया जापान में है। अब यहाँ पे निकला क्या था? तो निकला था यहाँ पे आयोडीन और सीजियम 137। वैसे आपको बता दूं, ये तीनों घटनाएं जब हुई हैं, तीनों में यही निकले हैं, आयोडीन 131 और सीजियम 137। अगर ये कहीं पे भी रेडियो एक्टिव त्रासदी होती है ना, तो 99% यही निकलते हैं, आयोडीन 131 एंड सीजियम 137। अच्छा, इसके आगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप मैथ्स के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली साइंस जैसे हैं, बट फिर भी साइंस जैसे ही हैं, तो मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन, ये वो वाला शेल्फ नहीं है, SLAV वाला नहीं है। देखिए, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, शेल्फ। शेल्फ का मतलब होता है खुद से। तो खुद से करने के लिए जो हम टेस्ट करते थे ना, कोविड का टेस्ट, तो उसके लिए आया था रैपिड एंटीजन परीक्षण किट था, 15 मिनट में इसके आंसर आ जाते थे। तो ये एक तरीके से सेल्फ क्या चीज है, खुद से हम टेस्ट कर सकते हैं, किसका? कोविड का। ये उसकी किट आई हुई थी। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो हमारे साइंस से रिलेटेड है। टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चंद्रयान 2 ने हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक हमारे पास लैंडर होता है और एक रोवर होता है, ठीक है, जो लैंड करता है और ये मूव करता है। तो लैंडर हमारे पास क्या था, और रोवर हमारे पास कौन सा था? प्रज्ञान।
ठीक है। अब बात यह है कि इसने किस क्रिएटर की तस्वीर ली है, तो ये वही आंसर है इसका, साराभाई क्रिएटर की तस्वीर ली है। तो ये हमारे कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, आई ट्राइड माय बेस्ट टू सॉल्व दिस। इफ़ यू फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा लगता है अगर ये आपको, तो मुझे लाइक ज़रूर दे देना, लाइक दे देना, शेयर कर देना और मैसेज भी कर देना। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।